गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब हम अपना फोर्थ चैप्टर जो है वो बीच में स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसमें कुछ नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं और उसमें से सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वो चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसीलिए उसकी जो भी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो मैं आपको करा दूंगी। इसलिए अब हम अपने फिफ्थ चैप्टर पे आते हैं। फिफ्थ चैप्टर से आपका एटलीस्ट 8 मार्क्स का पेपर कवर होता है। एक तो आपका उसमें से लॉन्ग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें आपके मेनली 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। उसी में से आपका 2 मेथड अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो उनमें से वो 2 में से कोई एक मेथड आपका, या फिर तीनों मेथड अगर आप कर लेते हो, तीनों मेथड में से आपका एक मेथड आपके पेपर में पक्का आया मिलेगा, जिससे कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से और एक आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें थियोरी का क्वेश्चन करोगे वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले आप थियोरी पे फोकस करोगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिकल पे फोकस करोगे। ये नहीं है कि आप पहले ही प्रैक्टिकल पे फोकस करना शुरू कर दो। पहले आप अपना थ्योरी अच्छे से करोगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करोगे। तो अब हम चलते हैं इसमें अपने फिफ्थ चैप्टर में। आपके चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का माप, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। अब नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो होती है ना जो आपकी राष्ट्रीय आय। और आपकी राष्ट्रीय आय क्या होती है कि जितना आपने एक टोटल पूरे साल में क्या प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन से आपको जो भी आय प्राप्त होती है, प्लस आपकी जो भी आयात और अब्रोड से जो भी आपने निर्यात किया है, अब्रोड से आपको उससे इनकम मिली है, वो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वो हमारी क्या आती है? नेशनल इनकम आती है। ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया है कि आपकी नेशनल इनकम क्या होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में, कि जो हमारा टोटल एक साल के अंदर प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में अगर हम अपनी अब्रोड की इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम होती है। ठीक है। हमने अपने लीकेज और इंजेक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तीनों इक्वल इकट्ठे चलते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन, अगर हिंदी में बोलें तो उत्पादक, उत्पादन। दूसरा आता है हमारा इनकम, अगर हिंदी में बोलें तो आय। तीसरी चीज़ आती है हमारी एक्सपेंडिचर, व्यय। ये तीनों चीज़ें हमारी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। इसमें फ्लो डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें एक साइकिल की फॉर्म में होता है, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। ये क्या चलते हैं? आपस में चलते हैं। इसमें इसकी ना ही तो कोई बिगिनिंग प्रोसेस होती है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब ये है कि इसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं से भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट फेसेस हैं, 3 फेस हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे क्या बना रखे हैं? नेशनल इनकम के मेथड्स बना रखे हैं कि हम अपनी नेशनल इनकम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने अपने इंजेक्शन और लिंकेजेस में ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इन तीनों तीनों अब मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो मेथड्स थे, इन मेथड्स की गणना जो है 3 स्तर पे हम करेंगे। फर्स्ट हमारा उत्पादन स्तर, उत्पादन स्तर। दूसरा हमारा आय स्तर, और तीसरा हमारा व्यय स्तर। ये हमारे तीनों स्तर हैं, इन तीनों स्तरों पे हम करेंगे। इसकी जो सबसे पहले इसमें जो इसका अनुमान लगाने के लिए इसका जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? शुम्पीटर ने दिया था 1917 में। इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था? 1917 में शुम्पीटर ने दिया था। ठीक है। अब हम अपना 3 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये चैप्टर्स और ये मेथड्स स्किप हो गए तो फिर वो दोबारा से समझ नहीं आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट। इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स लेके चलेंगे। ठीक है। तो अब स्टेप्स में हमारा फर्स्ट मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद विधि, हिंदी में उत्पाद विधि।
इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसके नाम है, एक एक फेमस नाम है जिससे आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर में हमेशा इसी नाम से आपका क्वेश्चन आता है, वैल्यू एडिड मेथड। इसके दो नाम और हैं, एक तो है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और एक है नेट आउटपुट मेथड। लेकिन उन मेथड से, उन नाम से इसका क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपके वैल्यू एडिड मेथड से और आपके प्रोडक्ट मेथड से ही आपका ये क्वेश्चन आपके पास आता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसका मीनिंग या फिर इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम सबसे पहले। आपकी डेफिनेशन में क्या होगा, इसमें इस डेफिनेशन में ये है कि जब हम अपनी एक घरेलू सीमा के अंदर, अपनी घरेलू सीमा मतलब अपने देश के अंदर किसी एक लेखा वर्ष में, अपनी घरेलू सीमा के अंदर किसी एक लेखा वर्ष के अंतर्गत अपने प्रत्येक उत्पादन उद्यम के उत्पादन में जो योगदान करते हैं उसकी गणना को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब ये कि जो हम अपने एक साल के अंदर अपनी सीमा के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, प्लस हमारी अब्रोड से जो इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स आपके कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। तो इन उद्योगों का वर्गीकरण में आपने 11th में भी पढ़ा था, आप उद्योगों का 3 तरीके से वर्गीकरण करते हो। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्टर, आपने 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आप क्या लेते हो, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके एग्रीकल्चर से या फिर प्राकृतिक साधनों से आपके जो भी होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो जिनका उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक साधनों से, वो क्या होता है, आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, हिंदी में जिसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, जिसमें हम अपने प्राकृतिक साधनों को यूज करके किसी अन्य वस्तु में बदल देते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। जैसे गन्ने से चीनी, उद्योगों का प्रयोग करके कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल को हम प्राथमिक सेक्टर को रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करके जब कुछ और चीज़ बना देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाती है। थर्ड है हमारा टर्शरी सेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र हमारे पास क्या होता है, जितने भी हमारे पास ये सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस, फाइनेंस की सर्विस भी, जो हमारे ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह की जो होते हैं सर्विस, ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, हमारी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आता है हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप। तो वो सेकंड स्टेप देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूले हैं, अगर एक फार्मूला समझ आ गया तो सारे आ जाएंगे, और अगर वही नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। स्टेप 2, इसमें क्या है, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड। एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिड, मूल्य वृद्धि की गणना। मूल्य वृद्धि की गणना, अगर ये फॉर्मूलाज किसी को अच्छे से समझ में आ गए तो वो अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है। ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो इस मेथड के अंदर मैं करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ वैल्यू एडिड, मूल्य वृद्धि क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मूल्य वृद्धि क्या है, वैल्यू एडिड क्या है। तो वैल्यू एडिड क्या है हमारी, इसका एक फॉर्मूला है, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडियरी कंजम्पशन। ठीक है,
अब वैल्यू एडिड, इसमें क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके अंदर क्या है कि अगर हम अपने उत्पाद के मूल्य में से, अगर हम अपने जो बीच में हमारा जो मूल्य यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारे उत्पादित वस्तु के जो बीच में अपनी इंटरमीडिएरी गुड्स का यूज़ करते हैं, मध्यवर्ती उपभोग करते हैं, उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू एडिड आएगी। सपोज़ करो कि एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने मार्केट से 20 रुपये का एक रजिस्टर ख़रीदा है। 20 रुपये के रजिस्टर में मैंने क्या किया है, अपना उस पर कवर चढ़ाया, उसको अच्छे से नेम स्लिप वगैरह लगाई, सब कुछ स्टेपल वगैरह करके बहुत अच्छे से उसको मार्केट में कितने का बेच दिया, 30 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो हमारी मूल्य वृद्धि कितनी होगी, देखो जैसे मैंने उसको 30 रुपये का बेच दिया तो मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने की हुई, 30 रुपये की हुई ना, 30 रुपये में बेचा है क्योंकि, माइनस इंटरमीडियरी कंजम्पशन, मैंने उसको खरीदा। इंटरमीडियरी होता है परचेज करना, मैं फिर से बता रही हूँ, इंटरमीडियरी होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल करना, और इंटरमीडियरी होता है परचेज करना। ठीक है, हमने इसको परचेज कितना किया किया था, उस रजिस्टर को 20 रुपये का परचेज किया था, तो हमारे पास वैल्यू एडिड कितने की आएगी, 10 रुपये की। वैल्यू एडिड कितने की आई, 10 रुपये की। इस वैल्यू एडिड को हम क्या लिखते हैं, हम इसको जीडीपी भी लिखते हैं। हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको जीडीपी भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जीडीपी एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हम इसको ये भी लिखते हैं। तो ये तो थी हमारी वैल्यू एडिड। अब हम निकालते हैं अपनी वैल्यू ऑफ आउटपुट की। हमारी ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट ली है हमने, ये क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये क्या होती है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी क्या होगी, जितनी भी हमने सेल की है, जितने की हमने सेल की है, सेल्स, और उस सेल्स में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी हमारा डेल स्टॉक होगा, डेल स्टॉक इन द सेंस कि हमारे पास जो भी हमारा स्टॉक होगा, जो भी हमारा चेंज इन स्टॉक होगा, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमारी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, कि हम अगर क्लोजिंग स्टॉक में से अपने ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, हमारे पास हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है। ठीक है, क्या अगर हम उसको क्या कर देते हैं, उसमें से स्टॉक को माइनस कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक को, तो वो हमारे पास हमारा क्या आ जाता है, हमारे पास हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि बिक्री जो है उसमें हम क्या करते हैं, डेल स्टॉक, अब डेल स्टॉक कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा चेंज होता है उसको यूज़ कर देते हैं। अब डेल स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, डेल स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक में चेंज होना। स्टॉक में चेंज कौन कौन से में होता है, क्लोजिंग में और ओपनिंग में। इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सेल्स जितनी हमारी बिकी है प्लस जितना हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक है, उतने में से हम अपने ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमारी तीसरी चीज़ आती है इंटरमीडियरी कंजम्पशन। इंटरमीडियरी कंजम्पशन क्या होती है, मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग हिंदी में जिसको बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, जितने में भी हमने अपना प्रोडक्ट पहले ख़रीदा था और उसको अब उसमें कुछ ऐड डाउन करके उसको बेच रहे हैं, तो वो तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, सेल्स प्राइस आ गया। जितने की हमने ख़रीदी थी उसका जो परचेजिंग प्राइस था वो हमारा क्या आएगा, हमारा इंटरमीडियरी कंजम्पशन आएगा। क्या आएगा, हमारा परचेजिंग वैल्यू हमारी क्या होगी, इंटरमीडियरी कंजम्पशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक फार्मूला लेना है इसमें हमें पहले, वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड का फार्मूला क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडियरी कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू एडिड मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करो मैंने 20 रुपये का एक रजिस्टर मार्केट से ख़रीदा है।
वो 20 रुपये के रजिस्टर में मैंने उसको कवर चढ़ा के उस पर नेम स्लिप लगा के कितने का बेचा है, उसको 30 रुपये का बेचा है, ठीक है। तो हमारी सेल्स कितने की हुई, 30 रुपीज़ की हुई। तो वो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी कि जो आपने बनाया है अभी उसकी वैल्यू कितने की है आपके पास, 30 रुपये की है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो परचेजिंग प्राइस है, वो परचेजिंग प्राइस हमारा क्या है, 20 रुपये है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, वैल्यू एडिड होगा। अब हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला होगा, सेल्स तो आपको पता लग गया कितने का आपका सामान बिका, चेंज इन स्टॉक कितने का होगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है हमारे पास इंटरमीडिएरी कंजम्पशन। इंटरमीडिएरी कंजम्पशन आपका क्या होता है, आपकी परचेजिंग वैल्यू, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, अपना जीडीपी और अपना एमपी। जीडीपी एमपी तो आपने निकाल लिया यहाँ से। वैल्यू एडिड को आप क्या बोलते हो, जीडीपी एमपी, ठीक है। वैल्यू एडिड को ही आप क्या बोलते हो, जीडीपी एमपी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना है नेट वैल्यू एडिड, एनडीपी एमपी, नेट वैल्यू एडिड, एनडीपी एमपी, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जब हम अपने जीडीपी एमपी में से क्या माइनस कर दें, अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन की हमने कितनी उस वैल्यू को यूज़ किया है, अगर हम वो माइनस कर दें तो हमारे पास नेट, हमारे पास प्रोडक्ट बच जाएगा कि हमारे पास मार्केट प्राइस पे इतना प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो हमारा होगा एन डी पी एम पी। उसके बाद हमारा एन डी पी एफ सी आता है। एन डी पी एफ सी का फॉर्मूला क्या होगा, एन डी पी एफ सी मतलब अगर हम अपने एन डी पी एम पी में से अपना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, अगर हम अपने इसमें से अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, तो वो होगा हमारा एन डी पी एफ सी। क्या होगा, एन डी पी एफ सी। उसके बाद हमें क्या निकालना है अब, एन एन पी एफ सी। एन एन पी एफ सी, एन एन पी एफ सी क्या होती है कि जो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट फैक्टर कोस्ट पे, उसमें हम अपनी अब्रोड इनकम को ऐड कर दें। तो एन डी पी एफ सी प्लस नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर हम अपनी इनकम फ्रॉम अब्रोड को उसमें ऐड कर दें, इनकम फ्रॉम अब्रोड, अपनी एनडीपीएफसी में इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एनएनपीएफसी। क्या बन जाएगा, एनएनपीएफसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आपकी बुक में आपकी इलस्ट्रेशन 1 होगी। इसका एक छोटा सा टॉपिक और भी रह गया है, 2 टॉपिक इनफेक्ट। एक तो प्रिकॉशंस इस मेथड की और एक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। वो मैं आपको कल बताऊँगी। इसका एक इलस्ट्रेशन है, वो आप देख लीजिए एक बार। सपोज करो इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। सपोज करो कि आपकी एक फर्म है ए, एक फर्म है बी, ठीक है। एक फर्म ए और बी, इन दोनों फर्म में ए ने सेल्स की, फर्म ए की सेल्स है आपके पास 100 रुपये की, ठीक है। और क्या किया, फर्म ए ने बी से ख़रीदा, फर्म ए ने बी से ख़रीदा कितने का, 40 रुपये का, ठीक है। फर्म ए ने बी से कितने का ख़रीदा, 40 रुपये का ख़रीदा है। उसके बाद फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है इसका कितना, 20 रुपये। और इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है इसका 35 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक इसका कितने का आ गया, 25 रुपये का, सॉरी बाई मिस्टेक लिख दिया, 25 रुपये का, ठीक है। उसके बाद इसका इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 30 रुपये, ठीक है। अगर हमें अब इसमें से अपनी जीडीपी से अपनी क्या बनानी है, अपनी एनडीपी बनानी है या फिर अपना नेट नेशनल इनकम निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे, फैक्टर कोस्ट पर, ठीक है। तो वो अब हम निकालते हैं। देखो
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपनी वैल्यू एडिड निकालेंगे, GDP-MP। GDP-MP का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडियरी कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास कितनी है, सेल्स कितनी है, 100 रुपये की है, माइनस इंटरमीडियरी कंजम्पशन आपने परचेज़ कितने का किया, खरीदा है ना, तो इतने का परचेज़ किया, तो इसको माइनस कर दूँ, क्या आ जाएगा आपके पास, 60 आ गया। ये आपकी क्या आई, GDP-MP। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, NDP-MP। NDP-MP निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो ज़ीरो। क्या आ गया आपके पास, NDP-MP 60 आ गया। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, NDP-FC। इसमें आपको क्या करना होता है, अपने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होता है। वो आपको कितने का दे रखा है, 30 रुपीज़ का, तो आप कर दो माइनस, 30 आ गया आपके पास, 30 आ गया आपके पास। उसके बाद आपको क्या करना है, नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए फैक्टर कोस्ट पर क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अब्रोड कर दोगे ऐड इसमें, लेकिन आपको तो इनकम फ्रॉम अब्रोड दे ही नहीं रखी, तो आप उसमें से क्या कर दोगे, वो माइनस ज़ीरो कर दोगे। ठीक है, माइनस ज़ीरो के करोगे तो आपके पास यही आएगी, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर आपके जो अप्रत्यक्ष कर वगैरह को यूज़ करके आपकी जो कारक लागत आई है वो कितने की आई, आपकी 30 की आई है। आई स्टूडेंट समझ में? अगर आपको ये फिर भी समझ ना आई हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से ये मेथड इतना ही रिपीट कर दूँगी। आज हम इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।